Good morning, friends. Today we will discuss about the origin and evolution of man. आज हम मनुष्य की उत्पत्ति और जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. Arrival of Homo sapien. The name Homo sapien is derived from the Latin word Homo means man, sapien means wise. मतलब wise man यानी बुद्धिमान व्यक्ति. Origin of man is one of the most puzzling phenomenon of nature. जीवन में प्रकृति में मनुष्य की उत्पत्ति एक सबसे अनसुलझी पहेली है. While the fossil record in case of other animals undoubtedly reveal their ancestry, but human fossil record are scanty and full of gaps. दूसरे एनिमल्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मनुष्य की जो एंसेस्ट्री तय करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बीच के कुछ समय के फॉसिल्स नहीं मिलते, कुछ एविडेंस नहीं मिलते कि भाई उनसे ये पता लगाया जा सके कि किस प्रकार से उनकी एंसेस्ट्री रही है, किस प्रकार से उनका जैव विकास हुआ है. There is no written account of our ancestry rather than the religious theories that unanimously indicate that the God descended from the heaven and created man in their own image. हमारे पास में ना तो कोई written document है, सिवाय इसके कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं कि स्वर्ग से आकर के भगवान ने मनुष्य की उत्पत्ति की. इसके अलावा हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं है. जबकि वैज्ञानिक इस चीज़ को नहीं मानते कि भगवान ने मनुष्य को बनाया है, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है भगवान होने का, या उसको बनाने का कोई इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया है. इसलिए साइंटिस्ट इसको एज इट इज स्वीकार नहीं करते. वो ये मानते हैं कि मनुष्य का विकास उसी प्रकार से हुआ है जैसे अन्य जीवों का हुआ है. तो मनुष्य आज की तारीख में जो मनुष्य है वह जैव विकास यानी इवोल्यूशन होते 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 आज तक यहाँ पर पहुंचा है. और उसकी जो पहले की जो स्टेजेस हैं उनके एविडेंस उसने खोज निकाले हैं, जीवाश्म के रूप में मिले हैं. Genus Homo sapien evolved from the same primitive stock as the anthropoid ape and sometimes before the Pleistocene. प्लीस्टोसीन से पहले ये प्रिमिटिव जो स्टॉक था इनका, जिससे होमो सेपियन और एप जिससे उत्पन्न हुए हैं, उससे उनके प्लीस्टोसीन युग के अंदर ये पाए जाते थे. The most pre-human fossil have been discovered since 1920. The discovery started by the courageous work of Dutch anatomist Eugene Dubois and later W.C. Pye, Raymond, Dart, Luckey, Clark, etc. इतने सारे वैज्ञानिकों ने ये जो है ह्यूमन ओरिजिन के बारे में विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स खोजे. Evidence for the origin of Homo sapien from ape-like ancestor come partly from the fossil record of the primate in Cenozoic era and partly from the comparative study of existing monkey, ape and human being. कुछ भाग तो उसके एविडेंस आते हैं इन तीनों के कंपैरिजन से, कंपैरेटिव स्टडी से, और कुछ भाग सीनोजोइक एरा के अंदर प्राइमेट के कुछ फॉसिल्स जो मिले हैं उनसे एविडेंस से. टाइम एंड स्पेस ऑफ ओरिजिन. जो मनुष्य का अगर उत्पत्ति हुई है, जैव विकास हुआ है, तो वो कहाँ हुआ होगा और कब हुआ होगा, उसकी टाइम एंड स्पेस क्या रही होगी. द फॉसिल ऑफ प्री ह्यूमन एंड एंसेस्टर ह्यूमन फॉर्म आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, which indicate the man's center of origin was Africa and Asia. Oldest known fossil have been obtained from Asia, China, Java and India. इंडिया में शिवालिका हिल्स से और चाइना, एशिया, जावा, इनसे हमें जो एविडेंस मिले हैं, जो फॉसिल मिले हैं, उनसे ये साबित होता है कि मनुष्य की उत्पत्ति जैव विकास के थ्रू हुई. 7 million years ago, either in the late Miocene or in the early Pliocene. प्लियोसीन और ईओसीन के लगभग आसपास ही 7 मिलियन ईयर्स यानी 70 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई. जैसे ये मनुष्य की उत्पत्ति के विभिन्न चरण जो एविडेंस के आधार पर बनाए गए हैं वो इस प्रकार से थे. प्लियोपिथेकस सबसे पहला मनुष्य था इस धरती पर पहले बनने वाला, जो लगभग 70 लाख साल पहले इस पर बना. और प्रोइंसुल, फिर उसके बाद ट्राइपिथेकस, फिर उसके बाद में धीरे धीरे रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और धीरे धीरे फिर मॉडर्न मैन बना. तो ये स्टेप हैं उसके ओरिजिन ऑफ मनुष्य के, किस प्रकार से उसमें तब्दीली आई चली गई. फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द ह्यूमन फाइलोजेनी. मनुष्य की जो जैव विकास है, फाइलोजेनी है उसका इतिहास है, उसका फॉसिल रिकॉर्ड क्या है. एक्सप्लोसिव प्राइमेट रेडिएशन टुक प्लेस इन अर्ली पार्ट ऑफ सीनोजोइक एरा. सीनोजोइक एरा की शुरुआत में ये जो प्राइमेट में एक्सप्लोजन हुआ, विभिन्न प्रकार की किरणें मतलब अलग अलग हैबिटेट में रहने लगे. वो प्रिमिटिव मंकी एंड प्रिमिटिव एंथ्रोपॉइड एप मेड देयर अपीयरेंस इन द ओलिगोसीन एपोक. ओलिगोसीन एपोक के अंदर ये इनकी उत्पत्ति महसूस की जाती है. अबाउट 3.5 मिलियन ईयर्स है वो, यानी 35 लाख साल पहले हमारे ये एप और मनुष्य दोनों एक ही पूर्वज हुआ करते थे.
thus setting the stage for further human evolution। जिस प्रकार से होमिनिड एवोल्यूशन यानी मनुष्य के एवोल्यूशन की ये स्टेज है, पहली स्टेज है। However, fossil record depicting human evolution are incomplete and fragmented and do not give a clear linear picture of human phylogeny। ह्यूमन फाइलोजेनी फ्रेगमेंटेड है, एविडेंस नहीं है, बीच बीच में एविडेंस नहीं है, इसलिए जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है मनुष्य का वो पूरा नहीं हो पाया। इस कारण से जो ह्यूमन फाइलोजेनी है उसको हम एक लाइन में पंक्तिबद्ध नहीं रख सकते, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि एविडेंसेस नहीं है, कंटिन्यूअस एविडेंसेस नहीं। इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स रहे मानव के विकास में? वो इंक्रीज इन साइज, सबसे पहले साइज में इंक्रीज, जैसे बंदर हैं और गोरिल्ला चिंपैंजी से मनुष्य थोड़ा सा बड़ा होता है, और इनकी ब्रेन एंड इंक्रीज इन द स्कल कैपेसिटी इन ओवरऑल इंटेलिजेंस, जो कैरिंग स्कल कैपेसिटी है उसका बढ़ना, ओवरऑल इंटेलिजेंस का बढ़ना, हाइट में वृद्धि होना, खोपड़ी का आकार बढ़ना, ये सारी चीजें इवोल्यूशनरी ट्रेंड के अंदर पाई जाती हैं जब बंदरों से मनुष्य का विकास हुआ। द लार्जेस्ट ऑफ द एप, यानी आज की तारीख में पाया जाने वाला जो गोरिल्ला है वो सबसे बड़ा एप है, has a brain case with the cc of 500 to 600. The most primitive man of Pleistocene age, the capacity was about 900 cc, whereas in the recent man this figure was ranged from 1200 to 2000 cc। हम आज के जो मनुष्य पाए जाते हैं उसके अंदर 1200 से 2000 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी पाई जाती है। द साइज ऑफ द ब्रेन इज रफ इंडेक्स टू द मेंटल डेवलपमेंट, जो मनुष्य का साइज है, सीसी है, वो मेंटल डेवलपमेंट की एक रफ इमेज इंगित करता है। इस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर प्राइमेट इवोल्यूशन का एक ट्री बनाया हुआ है जिसमें लीमर से लेकर के और आज की मनुष्य मॉडर्न मैन तक दिखाए गए हैं। लीमर के बाद में ट्राइस न्यू वर्ड मंकी, फिर ओल्ड वर्ड मंकी, फिर गिब्बन, फिर ओरंगुटान, फिर गोरिल्लाज, चिंपैंजीज और फिर होमो सेपियंस। इस प्रकार से हम ये देखें कि लीमर और लोरिस और मनुष्य के बहुत दूरस्थ पर जाकर के बहुत और पीछे जाएं तो हमारे पूर्वज एक ही हुआ करते थे, जिन्हें प्रिमिटिव एंसेस्टर कहा जाता है। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से इन दिस फील्ड टी.एच. हक्सले मेड एन attempt to solve the problem of man's origin in his book Man's Place in Nature। सबसे पहले टी.एच. हक्सले ने अपनी किताब Man's Place in Nature के अंदर ये डिस्क्राइब किया, एस्टेब्लिश दैट आवर क्लोजेस्ट रिलेटिव आर एप्स, कि हमारे सबसे जो नजदीकी संबंधी हैं वो एप्स हैं, यानी चिंपैंजी और गोरिल्ला है। Charles Darwin 1871 published his idea about man's ancestry in his book The Descents of Man। With these ideas, a search was made to find out the missing link between man and ape। डार्विन ने सबसे पहले अपनी किताब डिसेंट्स ऑफ मैन के अंदर ये बताया कि एप और मनुष्य के बीच में मिसिंग लिंक हैं, कुछ जो ये साबित नहीं होने दे रही कि मनुष्य का विकास एप से हुआ है, और उन मिसिंग लिंक को, बीच की योजक कड़ियों को खोजने का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो गया। लेटर ऑन an interesting historical importance was published by C. Dawson and archaeologist and reconstruct the skull from the cranium of the modern man and gave some characters by which ape transformed into the modern man। इन्होंने यानी डॉर्सन ने सन 1921 में ये बता दिया था, क्रेनियल कैपेसिटी को माप करके, यानी खोपड़ी का एक अध्ययन करने के बाद में, एनाटॉमी का अध्ययन करने के बाद में ये बताया कि मॉडर्न मैन किस प्रकार से एप से ट्रांसफॉर्म होकर के बने। इसके बाद इस वीडियो को हम देखें तो इस वीडियो में ये बताया गया है कि हमारे जो फैमिली ट्री है वो किस प्रकार से ह्यूमन से सबसे क्लोजेस्ट जो है वो चिंपैंजी है। करीब 70 लाख साल पहले हमारे दोनों के पूर्वज एक ही हुआ करते थे और विभिन्न स्टेप्स में होकर के गुजरते गुजरते हम आज यहाँ तक आकर के पहुंचे। मैं सबसे जो ज़्यादा क्लोजर रिलेटिव होते थे वो आज जीवित नहीं हैं हालांकि, लेकिन इनकी विलुप्ति के बारे में, समस्त इसके बारे में जीवाश्मों से हमें पता चलता है। इनके जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इनके जीवाश्म ज़्यादातर जो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई, क्योंकि अफ्रीका के आसपास ही ये सारे के सारे जो फॉसिल्स हैं वो पाए गए हैं, क्योंकि हमारी फॉसिल जो साइट है वो यहीं पर सबसे अधिक जीवाश्म मिले हैं। इसके आधार पर ही मनुष्य, बहुत सी प्रजातियां हुआ करती थी इसके आसपास ही, मनुष्य के आसपास ही मनुष्य की बहुत सारी प्रजातियां उस महाद्वीप पर हुआ करती थी। प्रारंभ में मानवों के कैनाइन टीथ छोटे होते थे और उसके बाद में लगभग इस अफ्रीका महाद्वीप पर 70 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की ओरिजिन हुई। एक दूसरी प्रजाति भी अफ्रीका में रहती थी जिसे
ओरोनिन ट्यूजेनेसिस के नाम से जाना जाता था और इसकी जांग की हड्डी फीमर सीधे चलने के लिए एडाप्टेड थी। इसके अंदर ये धीरे धीरे ये चलता हुआ इसमें ये एक टाइमलाइन है जिसमें ये धीरे धीरे चलती हुई ये बताई गई है। ये यहाँ से 70 लाख साल पहले शुरू हुई और 60 लाख साल तक आते आते और ये धीरे धीरे ये 50 लाख और फिर ये 40 लाख और 30 लाख 20 लाख और 10 लाख और फिर उसके बाद टुडे आज की तारीख तक ये इस प्रकार का विकास, क्रमिक विकास इसमें बताया गया है। जैसे ये लाइन धीरे धीरे चल रही है, जो क्रमिक विकास बताया जा रहा है मनुष्य की एक फैमिली ट्री का एंशिएंट रिकॉर्ड। हमारे अंदर जो एंशिएंट रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि एविडेंसेस नहीं है, बीच के कुछ एविडेंसेस गायब हैं। जैसे कि पैर की उंगलियों हड्डियों में द्विपादीय गमन एक महत्वपूर्ण चीज था जिसमें चतुष्पाद से द्विपाद पर आए, वो एक ड्रास्टिक चेंज था हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन में। जीवाश्मों से ये भी पता चलता है कि डाइवर्सिफिकेशन किस प्रकार से हुआ मनुष्य का और किस प्रकार से अपराइट ह्यूमन जो है चलते थे, दो पादों में चलने के लिए पेड़ों पर चलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे मनुष्य। पेड़ों पर रहने वाले जो मनुष्य थे उनके अपोजिबल थंब हुआ करता था ताकि वो ग्रिप बनी रहे, पेड़ पर चढ़ने के लिए ग्रिप चाहिए। लेकिन बाद में जब पेड़ों से चढ़ना बंद हो गया और टेरेस्ट्रियल पर रहने लगा तो उसका जो अपोजिबल थंब धीरे धीरे ये ग्रास्पिंग फीट्स जो हैं वो मैनिपुलेटिव फीट में बदल गए। जब ग्राउंड पर चतुष्पादीय गमन करता था तो उस समय उसमें द्विपादीय गमन जब आया तो उस समय द्विपादीय गमन में पीछे के पैरों से ही चला करता था, आगे के पैर फ्री हो गए थे। तो ग्राउंड पर वो टिकाने के लिए आगे के पैर फ्री थे, यानी भोजन लेने के लिए या चढ़ने के लिए, पकड़ने के लिए या किसी चीज को फेंकने के लिए या अपनी शिकार पकड़ने के लिए हाथ फ्री हो गए थे। द्विपादीय गमन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था वो हाथों का फ्री होना था, जिससे उनमें मैनिपुलेटिव पावर बढ़ी। कभी कभी उनकी प्रजातियां जो हैं वो इतनी ज्यादा प्रजातियां उसमें पाई जाती हैं कि वो ओवरलैप भी करती थी, वो आपस में मिले भी होंगे। जैसे कि केनियनथ्रोपस, प्लेटियोप्स और ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेरेंसिस वो आपस में मिले थे और उनके हाइब्रिड्स पाए जाते हैं। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस गाढ़ी जिस प्रकार के एनिमल उस प्रकार के मनुष्य उस टाइम रहते थे। लगभग 30 लाख साल पहले सभी मनुष्य की प्रजातियां अफ्रीका में ही रहती थी और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस कहते थे। मानव औजारों का विकास करने लगे थे, नए वातावरण में चुनौतियां थी तो चुनौतियों का सामना करने के लिए पत्थरों से औजार बनाते थे। और फिर उसके बाद में वो होमो हैबिलिस उनके काफी करीब था। पैरांथ्रोपस बायोसी ये उनकी दूसरी प्रजाति थी। लगभग 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस पहला मानव था जो दो पैरों पर चलने लगा था, जिसने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़ करके संसार के दूसरे जगहों पर रहना प्रारंभ किया था। और उसके अन्य साथी भी दूसरी इकोलॉजिकल हैबिटेट में जाकर के अपने आवास बनाने लगे थे। होमो अरेगेस्टर एंड पैरांथ्रोपस रोबस्टस आदि दूसरी अन्य मानव की प्रजातियां थी। लगभग 8 लाख साल पहले अग्नि का आविष्कार हुआ जिससे भोजन को पकाने में उसको सुविधा मिली और इसमें कला विकसित हुई, उससे भोजन को पकाने की कला विकसित हुई। अर्थात हमने भोजन बनाना लगभग 8 लाख साल पहले सीखा। होमोसेपियन संसार के सभी कोनों में फैल गए, धीरे धीरे हर क्षेत्र में पाए जाते थे और संसार के प्रत्येक निच में वो जाकर के सेट हो गए, अपनी इकोलॉजिकल हैबिटेट में जाकर के सेट हो गए। शायद उसके जो कंटेम्परेरीज थे कुछ ही जीवित और रह पाए, लेकिन ज्यादातर जो मनुष्य थे उनके जो एंसेस्टर थे वो ज्यादातर विलुप्त हो गए क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण या फिर उनके बीच में होने वाले कंपटीशन के कारण उनकी विलुप्ति हो गई। और विलुप्त होने के बाद में उनको टाइम आउट कर दिया गया। यद्यपि ये प्राचीन प्रजातियां आज जीवित नहीं है, लेकिन वो हमारे फैमिली ट्री के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव हुआ करते थे। इसलिए हम इस टाइमलाइन से हमारे जो फैमिली ट्री है वो उस टाइमलाइन में ये साबित करता है कि किस प्रकार से मनुष्य के आज का जो मनुष्य है वो कौन कौन से चरणों में होकर के बना है, जो लगभग 70 लाख साल यानी 7 मिलियन ईयर्स से लेकर के और आज की तारीख तक किस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ है, जिसमें ये विभिन्न प्रकार की ये हमारा फैमिली ट्री है जिसमें विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं। ओरिजिन की डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, इवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं। इसमें सबसे मनुष्य का सबसे जो क्लोजेस्ट है वो है चिंपैंजी। तो चिंपैंजी हमारा सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है। नाउ द क्रेनियम हैज वल्ज्ड आउट इन फ्रंट ऑफ गिविंग ए मैन हाई एंड ब्रॉड फोरहेड। बाद में धीरे धीरे करके मनुष्य की जो खोपड़ी है उसका फोरहेड है उसके अंदर परिवर्तन आया
ऊंचा और ब्रॉड मतलब पीछे की तरफ ये तना हुआ ऐसा माथा उनका डेवलप हुआ। इरेक्ट पोस्चर यानी सीधे खड़े होकर के चलने लगे। वर्टिब्रल कॉलम उनकी शेप उनकी सीधी होने लगी। बैकबोन बिटवीन स्कल एंड पेल्विस फॉर्म ए सिंपल कर्व उनके अंदर यहाँ पर जो थोरेसिक है वहां पर हल्का सा कर्व उनमें देखने को मिला। लोकोमोशन उनमें क्वाड्रुपिडल से बाइपिडल हो गया। उनकी हैंड लिम की लेंथ और स्ट्रेंथ बढ़ गई और धीरे धीरे और जो फोर लिम थे उनकी छोटे हो गए। और इंसाइज और कैनाइन की जो दांतों की साइज है वो धीरे धीरे कम होती चली गई जो फीडिंग हैबिट के अनुसार। और उसके बाद में एल्वोरिज जो था उसकी रिडक्शन इन साइज हुआ। डेवलपमेंट ऑफ चिन का डेवलपमेंट धीरे पहले तो यूं धसी हुई थी बिल्कुल चिन नाम की चीज ही नहीं थी। धीरे धीरे चिन का विकास हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगी। और डेवलपमेंट ऑफ आर्टिकुलेटेड स्पीच और बोलने भी लगा था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल एवोल्यूशन इसके अंदर होने लगा था। ये विभिन्न प्रकार के मनुष्य के जो पूर्वज हैं जैसे चिंपैंजी, ऑर्डिपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस, उसके बाद में होमो सेपियन, उसमें किस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ है। जैसे कि ब्रेन का विकास हुआ है, इसमें सबसे जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो ब्रेन की सबसे कम थी इसमें चिंपैंजी में, उसके बाद आर्डिपिथेकस में और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, उसके बाद होमो इरेक्टस में और फिर होमो सेपियन में। उसका वॉकिंग जो स्टाइल थी वो क्वाड्रुपिडल से बाइपिडल में कन्वर्ट होती चली गई। उसके बाद टीथ थे वो उसमें कैनाइन बहुत ज्यादा लंबे थे, यानी अनइक्वल थे, लेकिन धीरे धीरे कैनाइन की साइज कम होती गई और उनके इंसाइजर और कैनाइन के बराबर आ गया। आर्बोरियल हैबिट्स जो फ्रीक्वेंट हुआ करती थी उसके बाद बहुत रेयर होने लगी। टेरेस्ट्रियल लैंड पर ही रहने लगे और वो आर्बोरियल हैबिट्स उन्होंने त्याग दी, पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। होमिनिड एंसेस्टर्स, there existed a great controversy as regarded to the possible ancestors of man. About 6 million years ago and even earlier in Oligocene period, three offshoot branches from the unspecialized arboreal insectivorous shrew-like ancestral stock. These offshoots respectively developed into three categories: tree shrews, lemur, tarsier and anthropoid ancestors. This is the arboreal tree. जिसमें arboreal shrew ancestors से लगभग 66 मिलियन ईयर्स यानी 60 लाख साल पहले ये ट्राइफर्केशन हुआ। एक ट्री श्रू बने, एक शाखा से लीमर और टार्सियर जैसे बने, तीसरी शाखा से एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर बन गए। एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर से एक से न्यू वर्ल्ड मंकी बने और फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी बने। तो तीसरी शाखा से होमिनिड एंसेस्टर बन गए और होमिनिड एंसेस्टर से दो शाखाएं बनी जिससे एक से एप बने और एक से मनुष्य बन गए। ओलिगोसीन एंसेस्ट्री, ओलिगोसीन एंसेस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पहला मानव है प्रोप्लियोपिथेकस। इजिप्ट में इसका फॉसिल मिला और फर्स्ट नोन एप है ये, जिसका बहुत ही छोटे आकार का लंगूर के जैसा होता था। प्रीप्लियोपिथेकस, इसे स्वानरटन भी कहते हैं। assumed that the ape was directly evolved from the tarsier and monkeys passing the monkeys, टार्सियर से बने हैं ऐसा माना जाता था। दूसरा ड्रायोपिथेकस, जो इस ड्रायोपिथेकस के बाद में अगला था, ये चिंपैंजी के बराबर हुआ करता था। although the arm and legs are length and leg and head indicate it must assume the semi erect posture. इसके हाथ और पैरों से लगता है कि सेमी इरेक्ट पोस्चर में चला करता था। चतुष्पादीय, आधा चतुष्पादीय आधा द्विपादीय गमन इसमें हुआ करता था ड्रायोपिथेकस में। उसके बाद तीसरा है ओरियोपिथेकस। ओरियोपिथेकस दे एग्जिबिट स्टिल मोर रिजेम्बलेंस विद द मैन। It has broad bases like pelvis girdle and man-like teeth and jaws, no diastema, and might have walked erect and सीधे होकर के चलते थे। limb bones and vertebrae support posture, और इनके वो सीधे खड़े होने में इनकी vertebral column सीधी हो गई थी। उसके बाद चौथे आए रामापिथेकस। रामापिथेकस, this is the considered to be the earliest man-like primate and oldest man's ancestor, which is an direct like human evolution. Its fossils have been discovered from the Sivalika hills in India and known as only by the jaws and teeth and some fragments of jaws. Perhaps it walked erect on its hind feet and its teeth suggest a diet. Life habits are very similar to modern men. इसके टीथों से इसकी जो फीडिंग हैबिट है उसका पता चलता है। अब ये 8 स्टेजेस बताई गई ह्यूमन इवोल्यूशन की। ये पहली स्टेज है प्रोकॉन्सल यानी प्रोप्लियोपिथेकस से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, और उसके बाद में ये आया ड्रायोपिथेकस, उसके बाद में शिवापिथेकस, रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और उसके बाद में जावा मैन, फिर क्रो-मैग्नोन मैन, और फिर उसके बाद में ये मॉडर्न मैन। इस प्रकार ये इनका यहाँ से शुरू हुआ और इस प्रकार से आते 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 और मॉडर्न मैन तक ये चला कार्यक्रम।
It has been newly established that the Dryopithecus gave rise to the Ramachypithecus, while as on direct line of human evolution and represent the first man-like primate. Ramapithecus पहले ऐसे प्राइमेट थे जो प्राइमेट के जैसे एनिमल थे इस धरती पर। प्लियोसीन एंसेस्ट्री का कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसमें वो इनकम्प्लीट है। प्लीस्टोसीन एंसेस्ट्री में केव एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसको खोपड़ी के आधार पर में ये पता लगाया गया कि प्री होमिनिड एंसेस्ट्री उनकी से पता लगता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस द फर्स्ट मैन एप, दिस शो एन इंटरेस्टिंग मिक्सचर ऑफ एप एंड ह्यूमन। एप और ह्यूमन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्सचर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनमें इस प्रकार का लुक लाइक, इस प्रकार का उनका चेहरा होता था और ये बंदर की शक्ल के से होते थे। ह्यूमन लाइक कैरेक्टर में जैसे कि वॉक कंप्लीटली स्ट्रेट, जैसे सीधे होकर के चलते थे, वर्टिब्रल कॉलम इनकी सीधी हो गई थी, डेंटल आर्च इनकी स्मूथ हो गई थी और चिन इनकी जो प्रोजेक्ट नहीं थी वो बिल्कुल धसी हुई थी, लेवल ऑफ अदर टीथ में थी। सिमियन गैप वाज एब्सेंट। एप लाइक कैरेक्टर थे कि प्रोग्नेथस, प्रोग्नेथस का मतलब है जिसमें ठुडी जो है वो बिल्कुल गायब हो, नीचे से गायब, चिन गायब। जॉज एंड टीथ लार्जर एंड दोज ऑफ मॉडर्न मैन, chin was absent, eyebrow ridges projected over the eyes, and the brain capacity is 600 to 700 cc. Thus, the Australopithecus show an interesting mixture of apes and human. इसके बाद में आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जावामैन जिसे कहते हैं। Javaman or picking man in the mid-Pleistocene period, Australopithecus were succeeded by a large brain form, which were described under the heading Pithecanthropus. Its first fossil was obtained from the Java by Dubois 1891. These were named Pithecanthropus erectus or erect ape man के नाम से जाने जाते हैं। Similar fossils were found in cave near Peking, China. चाइना के पास में पिकिंग जगह है, वहां से एक फॉसिल मिला है और वो फॉसिल पिकिंग मैन के नाम से जाना जाता है। मायर ने भी इनका होमोसिपियन इरेक्टस नाम रखा क्योंकि पिकिंग मैन जो है खड़े होकर के चलता था। ये होमो इरेक्टस है जो जावामैन के नाम से जाना जाता है। जावामैन या होमो इरेक्टस या पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस फॉसिल फाउंड इन द सोलो रिवर ऑफ ईस्टर्न जावा अकर इन द प्लीस्टोसीन और लगभग 5 लाख साल पहले ये पाए जाते थे। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 940 थी और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस और मॉडर्न मैन के बीच की स्थिति थी। 5 फीट लंबे थे, 70 किलोग्राम इनके शरीर का वजन लगभग होता था। फोरहेड इनका पीछे धसा हुआ था, बॉडी स्टाउट यानी मजबूत शरीर हुआ करता था, फिश प्रोग्नेथस था, जॉज वर मैसिव थे विद ह्यूज टीथ थे, चिन एब्सेंट थी, bony eyebrows ridges were present over eyes and he might learn use construction of tools and they were assumed to lit fire. वे औजारों का प्रयोग करना सीख गए थे और आग जलाना सीख गए थे। इस प्रकार से आग जलाया करते थे, अपनी लकड़ी जंगल में रहने के बाद में इन लकड़ियों में आग जलाया करते थे। तो अग्नि का विकास इनमें होमो जावामैन नहीं किया। पिकिंग मैन, उसके बाद पिकिंग मैन आया। तो फॉसिल वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द केव्स ऑफ पिकिंग यानी चाइना में 1920 में चाइना की पिकिंग से ये डेविडसन ब्लैक ने इसका सबसे पहले जीवाश्म देखा। इट वाज वेरी सिमिलर टू जावामैन, हैवी बोनी आईब्रोज वर प्रेजेंट एंड लो स्लैंटिंग फोरहेड था, फेस चिनलेस था, क्रेनियल कैपेसिटी इसकी 850 से लेकर 1200 थी और फिर उसके बाद में इनका he might also have learned to produce fire. The first step towards the man's encryption was from the bondage of environment, and they were hunters used flint of implement fire. Transitional form between the Homo erectus and Homo sapien मानी जाती है। यह एक हाइडेलबर्ग मैन है। इट इज नोन ओनली फ्रॉम ए मैसिव लोअर जॉ विच हैज फाउंड फ्रॉम द हाइडेलबर्ग जर्मनी। जर्मनी के पास में मिला जीवाश्म के आधार पर ये एक अन्य प्रकार का मनुष्य का एक पूर्वज हुआ करता था हाइडेलबर्ग नाम से। ये अगला पूर्वज था निएंडरथल मैन। दे एग्जिस्टेड इन लेट 2 लाख साल पहले ये एग्जिस्ट किया करते थे धरती पर। जर्मनी में इसका जीवाश्म मिला। प्रीवियसली इट वाज नेम एज होमो निएंडरथलेसिस एंड निएंडरथल मैन। These are known as the Homo sapiens neanderthalensis. They flourished in Europe and Asia, Africa, and they were heavily built in their outwardly curved thigh bones, and skull bones were thick, forehead was low and slanting, eyebrow ridges were heavy, and jaws were deep and no chin, cranial capacity and 1450 cc, roughly equal to the modern man. It was quite intelligent to use construct flint tools and buried its dead and supposed to perform ceremonies.
ये कुछ समारोह भी मनाते थे अपने। कंटेम्परेरी टू मॉडर्न मैन इट मेड नो प्रोग्रेस आइदर इन एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन, कृषि में और डोमेस्टिकेशन में इन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं की। सोलोमैन, उसके बाद सोलोमैन आया। सोलोमैन वर फाउंड इन द बैंक ऑफ द सोलो रिवर इन जावा। जावा के पास में एक सोलो रिवर है जो ये जो है करती है। और इसके बाद में इट हैड ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1300 सीसी की ब्रेन कैपेसिटी है। इट हैड हैवी रिजेस ओवर द आईज एंड रिसीडिंग फोरहेड। सोलोमैन वाज मोर प्रिमिटिव देन निएंडरथल। Rhodesian man. Rhodesian fossils of Rhodesian man were found in the large limestone cave. They have cranial capacity of about 1300 cc. They might be rather more primitive than Java man. Cro-Magnon. Cro-Magnon, the Homo sapien close to the modern man, and he lived in the Europe and also other parts of the world during the last 30,000 years, and form are known as the Cro-Magnon man. These succeeded Neanderthal man and become the extinct about 20,000 years ago. और ये 20,000 साल पहले तक एक्सटिंक्ट हो गए क्रोमैग्नोन। निएंडरथल एंड बिलोंग टू द होमो सेपियंस। द फॉलोइंग कैरेक्टर्स दे बिलीव टू हैड। ये लगभग 180 सेंटीमीटर हाइट के हुआ करते थे। इनका ब्रॉड फेस हुआ करता था, नैरो इनकी नोज होती थी, प्रोमिनेंट चिन होती थी एंड लेग आईब्रो इन रिजेस। एंड क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1660 सीसी हुआ करती थी। They were swift-footed, cave-dwelling forms and are said to expert hunters. They expert hunter हुआ करते थे। They work conversant with the conversant with the art and sketched pictures of their contemporary animals and made tools from the finely chipped stones. These tools consist a spearhead and arrow. They made ornament and ivory decorated their body, and they know the use of hide of animals, but they did not know agriculture and domestication, but exhibited some culture and advances and had some religious burial ceremonies. It is now believed that the Neanderthal man did not become extinct but merged in Cro-Magnon. ये माना जाता है कि निएंडरथल एक्सटिंक्ट नहीं हुई, विलुप्त नहीं हुई, बल्कि क्रोमैग्नोन में मर्ज हो गए। On account of the inbreeding and hybridization, Cro-Magnon actually represents some forms migrated from some other parts. Further evolution of man after Cro-Magnon involves the evolution of culture rather than that of anatomy. Techniques of manufacturing stone tools improved the time and entire period through which man has improved techniques of constructing instrument starting from the stone. Now has been divided into the following three: Paleolithic age, Mesolithic age, and Neolithic age, and Stone age, New Stone age, and Metal age. Summary. Lastly, we can conclude from the above account that the evolution of man from the ape-like Miocene ancestor was a complex process. Man's lineage is full side of branches and evolutionary dead ends. The species like the robust Australopithecus and persist over a million years before fading away. Some human trait like bipedalism evolved very early, while others like large brain did not evolve until relatively recently. Still other traits like the molar size evolved in one direction only to be the pushed back and later by the changing ecological pressure rather than a powerful ship charting a straight course towards the some predetermined destination. Thank you very much. आज के लिए इतना ही। दिस इज द ऑल अबाउट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ